भारत ने अपने दोनों सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत आईएएस विक्रांत और आईएएस विक्रमादित्य को इस मिशन की सुरक्षा में तैनात कर दिया। यानी साफ शब्दों में कहें तो भारत ने सिर्फ अपने ऊर्जा संसाधन नहीं भेजे, बल्कि अपनी पूरी समुद्री संप्रभुता का प्रदर्शन करते हुए इस इलाके में प्रवेश किया। हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम एक्चुअल एंड ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में कि भाई साहब अभी दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, मेरे जितने भी न्यूज़ चैनल है, इन सभी चैनल्स में आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि करंट अफेयर में और दुनिया में अभी चल क्या रहा है, प्लस हमारे देश की नई नीति, नया डिफेंस नॉलेज या फिर नया चीज़ें या फिर कुछ नई चीज़ें बन रही है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ अपडेट्स आपको मेरे न्यूज़ चैनल पे मिलता रहता है। मतलब ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को जो भी वीडियोस मिलेगी बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए और इस अपडेट्स के बारे में जान लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत को इतनी बड़ी तैनाती की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ एक रूटीन मिशन था, या फिर ये उन शक्तियों को एक खुला संदेश था जो बार बार भारतीय जहाज़ों और हमारे नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही हैं? जिस समय भारतीय काफिला हॉर्मूज के उस संकरे रास्ते से गुजर रहा था, दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों की नजरें इस पर टिकी थी। ईरान, जो इस इलाके में अपनी मजबूत पकड़ रखता है, वो भी भारत के इस पावर मूव को बहुत करीब से देख रहा था। यह मुकाबला अब सिर्फ व्यापार का नहीं रहा था, बल्कि यह दो रणनीतियों की सीधी भिड़ंत थी। एक तरफ सुरक्षा सुनिश्चित करने का भारत का दृढ़ संकल्प और दूसरी तरफ इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने की चुनौती। जैसे ही भारतीय टैंकरों का यह विषाक्त बेड़ा हॉर्मूज के सबसे तंग हिस्से की ओर बढ़ा, फिजाओं में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। यह वो इलाका है जहां समुद्र की चौड़ाई इतनी कम है कि हर गतिविधि पर दुश्मन की सीधी नजर होती है। अचानक ईरानी निगरानी ड्रोन आसमान में सक्रिय हो गए और उनकी फास्ट अटैक क्राफ्ट्स लहरों को चीरते हुए भारतीय काफिले के करीब मंडराने लगी। ईरान की तरफ से यह सिर्फ निगरानी नहीं थी, बल्कि एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश थी। रेडियो फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल्स की हलचल बढ़ गई और वातावरण कुछ ऐसा बन गया जैसे दो बड़ी सेनाएं एक दूसरे की सामरिक सीमा को परख रही हों। लेकिन यहाँ भारतीय नौसेना ने जिस संयम और पेशेवर रवैया का परिचय दिया, वही इस मिशन की असली कामयाबी की नींव बना। भारतीय युद्धपोतों ने अपनी फॉर्मेशन को और मजबूत कर लिया। हमारे कमांडरों ने स्पष्ट संदेश दिया कि यह अभियान पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के दायरे में है और किसी भी अप्रत्याशित बाधा का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह सक्षम है। यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का क्षण था, जहां गोलियां तो नहीं चली, मगर रडार और संचार प्रणालियों के बीच एक अदृश्य जंग जारी थी। नौसेना के रडार हर उस ईरानी बोट और ड्रोन को ट्रैक कर रहे थे जो सीमा लांघने की कोशिश कर सकते थे। स्थिति ऐसी थी कि एक छोटी सी गलती भी इस पूरे क्षेत्र को बड़े संकट में डाल सकती थी। लेकिन नई दिल्ली से मिले स्पष्ट निर्देशों के तहत भारतीय नौसेना ने बिना उत्तेजित हुए अपनी जगह बनाए रखी, जिससे विपक्षी खेमे को यह संदेश मिल गया कि भारत इस बार पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारतीय नौसेना को एक और मोर्चे पर सक्रिय होना पड़ा। जिस वक्त आईएएस विक्रांत होर्मुज के मुहाने पर भारतीय ऊर्जा हितों की ढाल बना हुआ था, ठीक उसी समय पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पास एक संदिग्ध हलचल देखी गई। खुफिया जानकारियों के मुताबिक आईएनएस विक्रमादित्य के मार्ग में बाधा डालने के लिए कुछ सामरिक बिसात बिछाई जा रही थी। यह एक सोची समझी घेराबंदी थी। दुनिया की नजरें ईरान और इजराइल के संघर्ष पर टिकी थी और इसी का फायदा उठाकर भारत को टू फ्रंट यानी दो तरफा दबाव में लाने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी नौसेना ने अपने विशेष दस्ते को उन रास्तों पर तैनात करना शुरू किया जहां से भारतीय बेड़ा गुजरने वाला था। मकसद साफ था, भारत का ध्यान हॉर्मूज से हटाकर उसे अपनी ही सीमाओं के पास उलझा देना। दुश्मन को लगा था कि भारत हॉर्मूज में उलझकर अपनी बाकी सुरक्षा व्यवस्था को ढीला कर देगा।
मगर वे भूल गए कि यह आज का नया भारत है जो एक साथ कई मोर्चों पर प्रहार करने की क्षमता रखता है। जैसे ही ग्वादर के पास इस साजिश की गंध मिली, नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से आदेश जारी हुए। भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई 30 MKI को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। बागडोगरा और हाशिमारा जैसे रणनीतिक एयरबेस से उड़ने वाले भारतीय विमानों ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया, अगर किसी ने भी भारतीय बेड़े के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसका परिणाम सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारत की रक्षा से प्रहार की नीति का एक जीवंत उदाहरण था। एक तरफ होर्मुज में विक्रांत की गर्जना और दूसरी तरफ हिंद महासागर में विक्रमादित्य का दबदबा। भारत ने इस 2 फ्रंट चक्रव्यूह को मिनटों में ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछना चाहता हूं। जब समंदर में हमारे दुश्मन 2 तरफ से घेराबंदी कर रहे थे, तब हमारे जांबाज नौसैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए डटे हुए थे। क्या आपको नहीं लगता कि उनके साहस और भारत के इस करारे जवाब के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आज के सशक्त भारत की आवाज है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और देश हित की खबरें दुनिया तक पहुंचती रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तो हमारी आवाज़ और भी बुलंद होती है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में उन ताकतों को अपनी एकता का संदेश देने के लिए पूरी ताकत के साथ लिखिए, भारत माता की जय। देखते हैं आज कितने सच्चे हिंदुस्तानी इस वीडियो पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं उस रोमांचक मोड़ पर जहां ईरान को भारत की असली ताकत का अंदाजा होने वाला था। होर्मुज की लहरों पर जो तनाव पिछले कई घंटों से बना हुआ था, वह अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। जब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इरेगे ने देखा कि भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और विक्रमादित्य किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अभेद्य दीवार की तरह डटे हैं, तो उनके तेवर ढीले पड़ने लगे। यह सिर्फ सैन्य ताकत की जीत नहीं थी, बल्कि यह जीत थी उस कूटनीति की जो पर्दे के पीछे बेहद खामोशी से अपना काम कर रही थी। जैसे ही समुद्र में स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी, नई दिल्ली की बैक चैनल डिप्लोमेसी ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। भारत ने एक बहुत ही स्पष्ट संदेश तेहरान तक पहुंचाया कि भारत और ईरान के ऐतिहासिक संबंध बहुत गहरे हैं, लेकिन अपने नागरिकों और ऊर्जा सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता भारत की रेड लाइन है। इस संदेश के साथ ही भारतीय नौसेना के फॉर्मेशन ने यह साबित कर दिया कि भारत अब केवल कूटनीति पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा खुद करने का सामर्थ्य भी रखता है। धीरे धीरे ईरानी गतिविधियों में कमी आने लगी। उनके निगरानी ड्रोन वापस लौटने लगे और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर होने वाली वह उत्तेजक बातचीत भी शांत हो गई। यह वह क्षण था जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह एहसास हुआ कि दक्षिण एशिया की यह महाशक्ति अब अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अपने हितों की रक्षा करने का दम रखती है। ईरान का पीछे हटना इस बात की तस्दीक था कि वह भारत के साथ सीधा सैन्य टकराव मोल लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था, लेकिन यह जीत अधूरी थी। बिना उन 34 भारतीयों की सुरक्षा के जो इन तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच फंसे हुए थे। इस पूरे पावर प्ले का असली मकसद सिर्फ जहाजों को रास्ता दिलाना नहीं, बल्कि ईरान को यह समझाना था कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। जैसे जैसे भारतीय टैंकर हॉर्मुज के सबसे खतरनाक मुहाने को पार कर सुरक्षित समुद्र में पहुंचने लगे, वैसे वैसे नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में राहत की लहर दौड़ने लगी। जब हॉर्मुज की लहरों पर भारत और ईरान के बीच शह और मात का खेल चल रहा था, ठीक उसी समय दुनिया की नजरें एक और बड़े घटनाक्रम पर टिकी थी। यह घटनाक्रम था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के निर्दयी शतरंज में रूस का भारत के साथ खड़ा होना कोई सामान्य बात नहीं थी। जिस समय पश्चिमी देश और मिडिल ईस्ट के कई राष्ट्र इस तनाव को देख रहे थे, पुतिन का नई दिल्ली आना इस बात का प्रमाण था कि भारत का असली रणनीतिक साझेदार कौन है। इन सैनिकों में भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियां शामिल हैं, जो तटीय वॉरफेयर और संकट के समय में क्विक एक्सट्रैक्शन में माहिर हैं।
सूत्रों की माने तो इन जांबाजों को विशेष रूप से उन संवेदनशील पॉइंट्स पर सक्रिय किया गया है जहां से भारतीय जहाजों को हॉर्मूज की तंग गलियों से गुजरना पड़ता है। इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है लॉजिस्टिक्स। 3000 मील दूर अपनी सैन्य उपस्थिति को इतनी मजबूती से बनाए रखना कोई मामूली खेल नहीं है। आईएएस विक्रांत के साथ भारत के लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप भी इस वक्त समंदर में तैनात हैं, जो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे बेड़े को कभी भी ईंधन या रसद की कमी ना हो। यह भारत की बढ़ती हुई ब्लू वाटर नेवी की ताकत है, जो अब अपने तटों से हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी महीनों तक मोर्चा संभाल सकती है। अब सवाल यह है कि यूएई पोर्ट और अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद भारत का अगला कदम क्या होगा। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब एक एस्कॉर्ट मैकेनिज्म लागू कर रहा है। इसका मतलब है कि होर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाले हर महत्वपूर्ण भारतीय तेल टैंकर या व्यापारिक जहाज के साथ भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत सुरक्षा कवच बनकर चलेगा। यह एक बहुत बड़ी सैन्य एक्सरसाइज है जिसमें तालमेल बिठाना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। ईरान के साथ भारत का विश्वास अब केवल बयानों तक सीमित नहीं है। भारत ने पिछले कुछ समय में यह महसूस किया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। जब हमारे जहाज़ों पर सीधे तौर पर खतरा मंडराने लगा, तब पुरानी दोस्ती की दुहाई देने के बजाय दिल्ली ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। ईरान की सेना में मची खलबली का सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर अपनी सेना को हरकत में ले आएगा। इन 15,000 सैनिकों का एक हिस्सा उन फ्लोटिंग आउटपोस्ट पर भी तैनात किया जा सकता है जो समंदर के बीच में निगरानी का काम करेंगे। भारत की यह नई नीति प्रोएक्टिव डिफेंस की है, यानी खतरा आने का इंतजार मत करो, बल्कि खतरे के रास्ते में इतनी बड़ी बाधा खड़ी कर दो कि दुश्मन हमला करने की सोच भी ना सके। आज जब स्टेट ऑफ हॉर्मोज की लहरें बारूद की गंध से भरी हैं, तब भारत के यह वीर जवान और आईएएस विक्रांत वहां शांति के दूत बनकर नहीं, बल्कि अपनी शक्ति के रक्षक बनकर खड़े हैं। यह संदेश केवल ईरान के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी क्षेत्रीय ताकतों के लिए है जो यह सोचती थी कि वे वैश्विक व्यापार को बंधक बना सकती हैं। भारत ने साफ कर दिया है, हमारे तिरंगे की सुरक्षा अटूट है। किसी भी सैन्य मिशन की सफलता केवल हथियारों पर नहीं, बल्कि सटीक जानकारी पर निर्भर करती है। आज जब हम 15,000 सैनिकों और आईएएस विक्रांत की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे भारत का एक बहुत बड़ा खुफिया तंत्र काम कर रहा है। हॉर्मोज की खाड़ी में भारत ने अपने उन्नत निगरानी ड्रोन और P-8 हाई पोसाइडन जैसे विमानों को तैनात किया है, जो समंदर की सतह के नीचे छिपी पनडुब्बियों से लेकर सतह पर चलती छोटी से छोटी नाव तक की खबर रखते हैं। हाल ही में जब यूएई के पोर्ट पर निशाना साधा गया, तब भारत के निगरानी तंत्रों ने ऐसी जानकारी जुटाई जिसने ईरान की रणनीतिक चालों को उजागर कर दिया। भारत की इस तकनीकी श्रेष्ठता ने विपक्षी खेमे में एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा कर दिया है। उन्हें अब एहसास हो चुका है कि भारत ना केवल देख रहा है, बल्कि वह हर उस हरकत को भांप चुका है जो भविष्य में उसके जहाज़ों के लिए खतरा बन सकती है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है, सूचना का आदान प्रदान। हालांकि भारत अपनी स्वायत्तता बनाए हुए है, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर वैश्विक शक्तियों के बीच तालमेल बढ़ा है, उसने ईरान को अलग थलग कर दिया है। जब भारत ने अपने जहाज़ों के लिए सुरक्षित गलियारा बनाने की घोषणा की, तो कई अन्य देशों ने भी भारत की इस नेतृत्व क्षमता का समर्थन किया। यह भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। अब यह केवल भारत बनाम ईरान का मामला नहीं रहा, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाम स्थिरता का मामला बन चुका है। अब बात करते हैं उन 15,000 सैनिकों के मनोबल और उनकी ट्रेनिंग की। इन टुकड़ियों में शामिल जवानों को एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छापा मार युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। हॉर्मुज जैसे इलाकों में जहां छोटी नावें और ड्रोन सबसे बड़ा खतरा होते हैं, वहां हमारे जवानों की एंटी ड्रोन तकनीक और त्वरित प्रतिक्रिया बल एक अभेद्य कवच की तरह काम कर रहे हैं। भरोसे की जो दरार ईरान के साथ आई है, उसे भरने में शायद सालों लग जाए, लेकिन भारत ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि वह भरोसे को अपनी सुरक्षा के आड़े नहीं आने देगा।
भारत की नई नीति ट्रस्ट बट वेरीफाई यानी भरोसा करो लेकिन जांचते रहो से भी आगे निकलकर सिक्योर फर्स्ट पर पहुंच गई है। विक्रांत की मौजूदगी और इन सैनिकों का आत्मविश्वास ये बता रहा है कि अब भारत किसी भी संकट का इंतजार नहीं करेगा बल्कि अपनी मौजूदगी से ही घटना की संभावना को खत्म कर देगा। ईरान की सेना में मचे हड़कंप का एक कारण यह भी है कि भारत ने चाबहार पोर्ट और हरमूज की सुरक्षा को पूरी तरह अलग कर दिया है। भारत ने ईरान को यह संकेत दे दिया है कि व्यापारिक सहयोग का मतलब यह कतई नहीं है कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता करेगा। कठोर कूटनीति ने भारत को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां वह अपनी शर्तों पर समंदर की शांति तय कर रहा है। 2000 उत्तर पर, साथ में 2200 हॉर्मूज की खाड़ी में बारूद की गूंज और भारतीय सेना की यह अभूतपूर्व सक्रियता एक नए युग की शुरुआत है। यह उस भारत की कहानी है जो अब केवल अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहने का सपना नहीं देखता बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी भी समझता है। आज जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें संघर्षों में उलझी हैं, तब भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम है। ईरान के साथ हमारे कूटनीतिक संबंध चाहे जिस भी मोड़ पर जाएं, लेकिन भारत का यह संदेश स्पष्ट और अपरिवर्तनीय है। हमारी समुद्री संप्रभुता और हमारे व्यापारिक हितों के बीच आने वाली किसी भी चुनौती को कुचलने का सामर्थ्य हमारे पास है। 15,000 वीर जांबाजों की यह पदचाप और ईएनएस विक्रांत की यह गर्जना आने वाले कई दशकों तक दुनिया को भारत की बढ़ती शक्ति का एहसास कराती रहेगी। इतिहास गवाह है कि जिसने भी समंदर पर राज्य किया है उसी ने दुनिया की दिशा तय की है। आज भारत अपनी ब्लू वाटर नेवी और अपने जांबाज सैनिकों के दम पर यह सुनिश्चित कर रहा है कि आने वाला समय भारत का हो। यह तैनाती केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि यह घोषणा है कि अब भारत की प्रगति को रोकने का साहस कोई नहीं कर सकता। हमारी सेनाएं वहां तैनात हैं ताकि आपके घर तक आने वाला तेल, व्यापार और संसाधन कभी न रुके। तिरंगे की छांव में खड़ा हर जवान आज एक ही संकल्प के साथ वहां डटा है, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। अब तस्वीर और भी साफ हो रही है। यह सिर्फ एक तैनाती नहीं है, यह एक निर्णायक मोड़ है जहां भारत ने समुद्री रणनीति को पूरी तरह नए स्तर पर ले जाने का फैसला कर लिया है। जो लोग इसे केवल एक रिएक्शन समझ रहे हैं वे असल खेल को समझ ही नहीं पा रहे। यह एक मैसेज है, एक संकेत है कि भारत अब केवल अपने तटों की रक्षा तक सीमित नहीं रहने वाला बल्कि उन हर रास्तों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा जहां से उसकी आर्थिक सांसें गुजरती हैं। हॉर्मुज का यह इलाका अब केवल एक भौगोलिक लोकेशन नहीं रह गया, यह एक टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है जहां यह तय होगा कि आने वाले समय में वैश्विक समुद्री संतुलन किस दिशा में झुकेगा ताकि दुनिया को संदेश दिया जा सके कि हरमूज के बिना कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं है। लेकिन भारत ने इस खेल में प्रवेश करके यह साबित कर दिया है कि खाड़ी की लहरों पर अब किसी एक का एकाधिकार नहीं चलेगा। क्या भारत की यह मौजूदगी ईरान को समझौते की मेज पर लाएगी या यह घेराबंदी और भी सख्त होगी? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। आज जब हमारे 15,000 जांबाज सैनिक और राफेल के पायलट अपनी जान हथेली पर लेकर 7 समंदर पार हमारे तिरंगे की आन बान और शान के लिए डटे हुए हैं और कि इस जज्बे के लिए हम 1 सेकंड का समय नहीं निकाल सकते। अगर आपको भी गर्व है भारतीय सेना के इस पराक्रम पर और आप चाहते हैं कि हमारे घायल भाइयों को जल्द से जल्द न्याय मिले तो इस वीडियो को अभी एक लाइक ज़रूर दें। आपका एक लाइक सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि हमारे वीर जवानों के लिए आपका डिजिटल समर्थन है। और देखिए, मिडिल ईस्ट के इस चक्रव्यूह में हर मिनट खबरें बदल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत की इस महाघेराबंदी और कूटनीतिक जीत की बारीक जानकारी आप तक बिना रुके पहुंचती रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। हम यहाँ सिर्फ खबर नहीं बल्कि नए भारत की बुलंद आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं। अब एक सवाल सीधे आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत ने यूएई में अपनी सैन्य शक्ति भेजकर दुनिया को सही संदेश दिया है? कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी राय ज़रूर साझा करें क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया इस बहस को और भी मजबूत बनाती है। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के सबसे चौंकाने वाले हिस्से की ओर। आखिर क्या है वह पाक ईरान नेक्सस जिसने भारत को यह कड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया?
दोस्तों, इस पूरे तनाव के पीछे एक ऐसी छिपी हुई कहानी है जिसे मुख्य धारा की मीडिया ने अब तक नजरअंदाज किया है। यह कहानी शुरू होती है पाक और यूएई के बीच आई उस दरार से जिसने मिडिल ईस्ट के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। खबर है कि यूएई ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाक के 15,000 से ज्यादा शिया नागरिकों को न केवल देश से बाहर निकाला है बल्कि उनकी बरसों की जमा पूंजी और बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है। यूएई का यह सख्त कदम पाक के लिए एक बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक झटका था जिसने उसे सीधे ईरान के पाले में धकेल दिया है। यही वह मोड़ है जहां ईरान और पाक का एक गुप्त नेक्सस उभर कर सामने आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाक अब ईरान को वो स्ट्रेटेजिक डाटा देने की कोशिश कर रहा है जिसकी उसे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सख्त जरूरत है। पाक, जिसके सऊदी अरब के साथ पुराने रक्षा समझौते हैं, अब यूएई से बदला लेने के लिए ईरान के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रहा है। इसी तालमेल का नतीजा है कि ईरान अब हॉर्मुज में और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। ईरान जानता है कि अगर पाक का साथ उसे मिलता है तो वह भारतीय हितों को भी चुनौती दे सकता है। लेकिन यहीं पर भारत ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली है। भारत ने यह भांप लिया था कि अगर पाक और ईरान का यह गठबंधन मजबूत होता है तो खाड़ी में मौजूद लाखों भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए यूएई को बचाने के लिए भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राफेल विमानों की गश्त और 15,000 सैनिकों की तैनाती केवल यूएई की मदद के लिए नहीं है बल्कि यह पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश है कि खाड़ी की राजनीति में उसकी कोई भी चाल सफल नहीं होने दी जाएगी। भारत ने अपनी इस मौजूदगी से यह सुनिश्चित कर दिया है कि ईरान अब चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसकी हर हरकत पर दिल्ली की पैनी नजर है। यूएई आज मजबूर है क्योंकि उसके पास तेल की पाइपलाइनों को सुरक्षित रखने के लिए भारत जैसा भरोसेमंद और ताकतवर दोस्त ही बचा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ चुका है क्योंकि उसने एक तरफ सऊदी से पैसे लिए और दूसरी तरफ ईरान के साथ मिलकर क्षेत्र की शांति में खलल डालने की कोशिश की। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। क्या पाकिस्तान और ईरान की यह जोड़ी भारत की इस घेराबंदी के सामने टिक पाएगी या फिर भारत का यह प्रोएक्टिव डिफेंस इस पूरे क्षेत्र में शक्ति का नया संतुलन कायम करेगा? अब उस इकोनॉमिक वॉरफेयर को समझिए जिसे समझने के लिए आपको गहराइयों में उतरना होगा। ईरान का सारा खेल प्रेशर पर टिका है। वह जानता है कि अगर वह हॉर्मुज उसकी खाड़ी में जहाज़ों को रोकता है या फजेरा जैसे ऑयल हब पर मिसाइलें गिराता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो यूरोप और अमेरिका की सरकारों पर अपनी जनता का दबाव बढ़ेगा कि वे ईरान के साथ समझौता करें। ईरान चाहता है कि किसी भी तरह अमेरिका उसके ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा ले और उसके फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के एसेट्स वापस कर दे। लेकिन भारत के लिए यह केवल वैश्विक कीमतों का मामला नहीं है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा का है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से पूरा करता है। अगर फजेरा की पाइपलाइन या हॉर्मुज का रास्ता बंद होता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बेकाबू हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत ने केवल कूटनीति का सहारा नहीं लिया बल्कि राफेल सहित अपनी सेना को इस आर्थिक गलियारे की रक्षा के लिए रवाना कर दिया है। भारत की यह तैनाती एक इकोनॉमिक शील्ड की तरह काम कर रही है जो यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय तेल टैंकर बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंचे। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का पाकिस्तान के साथ गुप्त समझौता दरअसल ओपेक के भीतर फूट डालने की एक कोशिश भी हो सकती है। यूएई जो ओपेक और ओपेक प्लस से पहले ही दूरी बना चुका है, अब पूरी तरह से भारत और अमेरिका के सुरक्षा घेरे में है। जब हम कहते हैं कि ईरान अब चारों तरफ से घिरा है तो इसका मतलब केवल सैन्य घेराबंदी नहीं बल्कि एक आर्थिक नाकाबंदी भी है। भारत ने अपनी नौसेना और राफेल के जरिए ईरान के उन गुप्त रास्तों पर नजर रखी हुई है जहां से वह चोरी छिपे तेल की सप्लाई करने की कोशिश करता है। आज भारत की यह प्रोएक्टिव नीति दुनिया को बता रही है कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम और भारत की सैन्य मौजूदगी ने मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना ईरान के लिए मुमकिन नहीं लग रहा। भारत ने साफ कर दिया है कि चाबहार का व्यापार अपनी जगह है
लेकिन जब बात हमारे नागरिकों के हितों और यूएई जैसे भरोसेमंद साथी की सुरक्षा की आएगी तो भारत अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। क्या ईरान इस आर्थिक और सैन्य दबाव के आगे घुटने टेकेगा या फिर वह किसी ऐसे आत्मघाती कदम की ओर बढ़ेगा जो इस मिनी वॉर को महासंकट में बदल दे? दोस्तों, इस महाघेराबंदी के पीछे एक और अदृश्य खिलाड़ी है इजराइल। फुजेरा पर आया संकट केवल यूएई की तेल पाइपलाइन पर चोट नहीं थी, बल्कि यह इजराइल और भारत के उस बढ़ते गठबंधन को भी एक संदेश था जो मिडिल ईस्ट में एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार कर रहा।